देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में, यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है। इस पे क्या प्रतिबंध है? निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर
51 तक, और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहां पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और अपने पास पेन और नोटबुक रख लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। तो अगर आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ ना कुछ नया ही दिया जाता है और एक टॉपिक को आपको कंप्लीट बताया जाता है। जैसा कि आपको पिछले टॉपिक में हम ये बताए थे इस्पात संयंत्र के बारे में, आपको कंप्लीट बताए थे। तो अगर आपको याद है तो एक बार हमारे साथ रिविजन, मतलब मेरे साथ रिविजन कर लीजिए। तो आपको हम बताए थे पहला नंबर पर कौन सा था? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित था? झारखंड में। दूसरे नंबर पे कौन सा था? दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तीसरे नंबर पे कौन सा था? राउरकेला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चौथा नंबर पे कौन सा था? भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में अगर अभी तक आप वीडियो को नहीं देखें तो कंप्लीट देख लीजिएगा इसके बारे में, जो आपको इससे पहले यानी प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। इससे पिछले वाले जो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ इसके बारे में आपको कंप्लीट बताया गया था इस्पात संयंत्र के बारे में कि इसका स्थापना कब हुआ, किस देश के सहयोग से हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो ये सारा आपको बताया गया था। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दिया जाता है और जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर भी दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और आज जानेंगे यूएन क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया? दक्षिणी सूडान को। किसको चयनित किया गया? दक्षिणी सूडान को। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दक्षिणी सूडान कहाँ स्थित है, यानी किस महादेश में। ये रहा आपका दक्षिणी सूडान, और दक्षिणी सूडान अफ्रीका महादेश का एक देश है। किस महादेश का देश है? अफ्रीका महादेश का। तो ये रहा आपका दक्षिणी सूडान और ये है आपका सूडान। इधर चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो रेड सी और ये आपका भूमध्य सागर। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच कौन सा नहर स्थित है? सवेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। प्रश्न क्या पूछेगा? सवेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को, लाल सागर को। यानी भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? सवेज नहर। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि यूएन क्या है। तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यहां से आपको ज्यादा याद नहीं रखना, 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2 पॉइंट कहने का मतलब एक UNSC यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। टोटल यूएन के मुख्य रूप से यानी मुख्य अंक कितना है? 6। यूएन का मुख्य अंक कितना है? 6। 6 में से आपको 2 याद रखना। एक याद रखना UNSC और एक आपको याद रखना ICJ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसको क्या बोलते हैं?
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य कितने हैं? 15। टोटल सदस्य देश कितना? 15 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का टोटल सदस्य देश 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? यानी टोटल 15 सदस्य देश। जो 5 अस्थायी होता है इसके पास क्या होता है? वीटो पावर, यानी जो अस्थायी देश होता है उसके पास होता है वीटो पावर, और जो अस्थायी देश होता है इसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ये प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। जो अस्थायी सदस्य होता है इसके पास होता है वीटो पावर। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है या है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन है ये अगर हम जान जाएंगे कि कौन कौन सा देश शामिल है अस्थायी सदस्य में, तो नहीं वाला तो ऑलरेडी हम लोग उसको छाट सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं। तो इसमें शामिल कौन कौन सा देश है? फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। आईसीजी क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय इसलिए पूछता है क्योंकि जितना भी सदस्य देश है यूएन का, जितना भी सदस्य देश है यूएन का, यानी मुख्य अंग जितना भी यूएन का है उसका सब मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। लेकिन जो एक अपवाद है आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी अंग है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ उसके बारे में जान लेंगे, तो इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसको हम नोट कर दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पानीपत का पहली लड़ाई, यानी प्रथम युद्ध, पानीपत का पहली लड़ाई। देखिए यहाँ पे लिखा गया पानीपत का पहली लड़ाई, और पानीपत पड़ता कहाँ, यानी किस राज्य में? हरियाणा में। पानीपत कहाँ? हरियाणा में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और एक कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में, और तृतीय युद्ध 1761 में। 1761 में। जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया, और तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि पानीपत का तीसरी लड़ाई किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। जिसमें से कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, यानी मराठा हार गया और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेट करके, तो आप इसको याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध में कब हुआ था? 1192 में। दोनों लगातार हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। पहला में कौन हरा? मोहम्मद गौरी। दूसरा में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। यानी जो पहला में हारा वो दूसरा में जीता, और जो पहला में जीता वो दूसरा में हारा, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। पहला युद्ध में
पृथ्वीराज जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। तो आप इसको याद रखिए और जो भी यहाँ पे दिया गया इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वांडीवास का युद्ध क्या हुआ था 1760 में, किसके बीच हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ये सारा आपको रीड कर लेना है एक बार। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अब हम लोग प्रश्न पे चलते। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे प्रश्न को, पानीपत का पहली लड़ाई बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? ये डेट है तो डेट तो याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट है। तो 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर 2004 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो भी डेट है ये फैक्ट प्रश्न, तो फैक्ट प्रश्न आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। जिसका जन्म अगर 1950 में हुआ तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि 1950 में हुआ। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि 2 अक्टूबर को हुआ। इसका कोई उपाय नहीं है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ये आपके लिए प्रश्न नया होगा। तो नाम क्या है? अदीप्त परियायी सूत्र। इसका नाम क्या है? अदीप्त परियायी सूत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्नी में। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्नी में। और ये पढ़ता कहाँ? नेपाल में पढ़ता था उस समय, यानी उस समय नेपाल में पढ़ता था। तो आप याद रखिए कपिलवस्तु के लुम्नी में। और इन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। किस नदी के किनारे स्थित है? निरंजना, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? फल्गु। तो दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नया और पुराना दोनों। निरंजना नाम आप याद रखिएगा, फल्गु नदी का नाम क्या था? निरंजना। और बोध गया का नाम क्या था उस समय? उरुबेला। उरुबेला। तो दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। दोनों प्रश्न अलग अलग है। पहला उपदेश कहने का मतलब पहली बार कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहने का मतलब सबसे अधिक बार कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी एक तरह से देखिए ज्वालामुखी क्या होता है कि एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि अभी भी उससे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, मतलब निकलता है जब उससे। और सुषुप्त कहने का मतलब हो कि पूरी, सुषुप्त कहने को पूरी तरह से बंद नहीं हो गया। सुषुप्त मतलब कभी कभी थोड़ा बहुत उससे निकलता है। जैसे में अगर आप देखिएगा भारत में अंडमान में एक द्वीप का, एक ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ प्रश्न पूछा, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। जापान में स्थित सकुराजिमा, अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, इटली में एटना, हवाई में स्थित मोना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हवाई में स्थित मौना केया ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। और इटली किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में। माउंट इरब्रेस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। यह सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सकुराजिमा कहाँ स्थित है? जापान में। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? अगर आप पहला या दूसरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको कंप्लीट गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया था। तो हम आपको डेली नहीं बता सकते क्योंकि कंप्लीट अगर हम अब डेली बताएंगे तो एक ही प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप अगर वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं, रेगुलर नहीं देख रहे हैं, तो जाकर वीडियो को शुरू से देखिएगा 1 नंबर वीडियो से। और आपको क्या करना है? नोट डाउन करते जाना। जो भी नोट पॉइंट लिखा जाता है उसको नोट डाउन करते जाना है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी किस काल को कहा जाता है या किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य यानी 4वीं शताब्दी,
तो भारत का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य में भी प्रश्न पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। किसके शासनकाल को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसके बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है कि वीडियो 1 या 2 नंबर जाके देख लेना, उसमें आपको कंप्लीट बताया गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुषाण, कुषाण से रिलेटेड पूछा जाता है, मौर्य से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका में भारत के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलता है, यानी खासकर भारत या मौर्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी उसमें मिलता है इंडिका में। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। कुषाण, कुषाण साम्राज्य, कुषाण से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछेगा? एक प्रश्न पूछता है कि सोना यानी कॉइन, आप जानते हैं जिसको हम सिक्का बोलते हैं, तो कॉइन यानी सिक्का, सोना का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? यूनानी। सोना का सिक्का सबसे पहले कौन जारी किया? यूनानी। लेकिन प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक किसने जारी किया और शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? आप कंफ्यूज कर गए होंगे तो हम आपको फिर से बताते हैं। सोना का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया? यूनानी। नोट करते जाइएगा, सोना का सिक्का सबसे पहले जारी किसने किया? यूनानी। शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया? कुषाण। सिर्फ प्रश्न पूछेगा सोना का सिक्का यानी सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किसने किया? यूनानी। लेकिन प्रश्न पूछेगा शुद्ध सोना का सिक्का जारी किसने किया? कुषाण। और प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किसने किया? तो हो जाएगा गुप्त। तीनों अलग अलग है और तीनों अलग अलग, और जो सर्वाधिक जारी करेगा तो जाहिर सा है कि शुद्ध सोना का सिक्का जारी हो जाएगा। कोई भी काम अगर ज्यादा मात्रा में करेगा ना तो अशुद्ध होना ही है। जैसे में खाना भी बनाएगा तो ज्यादा मात्रा में बनाएगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाएगा। उसी तरह से जो सर्वाधिक चलाएगा, इसका कहने का मतलब कि अशुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? गुप्त साम्राज्य। सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त। अशुद्ध किसने जारी किया? गुप्त। तो ये तीनों चारों प्रश्न याद रखिए, यहां से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय रिएक्टर से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? एक तो प्रश्न पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बोरॉन का। एक होता नियंत्रक और एक होता मंदक। तो मंदक और नियंत्रक में क्या अंतर है? नियंत्रक कहने का मतलब है कि जो अभिक्रिया होगा उसको क्या करेगा? अभिक्रिया को रोक देगा। रोक देना कहने का मतलब एक मंदक है। मंदक कहने का मतलब होता है धीमा करना अभिक्रिया को। जैसे अभिक्रिया, मान लीजिए आप गाड़ी 120 का स्पीड से चला रहे हैं, तो हम अगर मंदक आप में डालेंगे तो आपका जो स्पीड हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्योंकि हम आपको सामने से नहीं बता रहे तो और आपको अच्छा समझ में आता। तो आप इस तरह से समझिए कि अगर आप मान लीजिए गाड़ी 120 का स्पीड से चला रहे हैं, तो अगर हम आपको मंदक आपको देंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड आपका 80 हो जाएगा, यानी स्पीड कमेगा। क्या होगा? स्पीड कम जाएगा। और नियंत्रक कहने का मतलब है कि अभिक्रिया, मान लीजिए कि यहाँ ए है, तो अभिक्रिया इधर भी टूट रहा है, इधर भी टूट रहा है, इधर भी टूट रहा है, इधर भी हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। तो अगर हम नियंत्रक डालेंगे तो ये जो अभिक्रिया इधर और इधर दो भागों में जो टूट रहा है, एक क्या होगा? एक कम हो जाएगा, यानी वन साइड ही होगा। अभिक्रिया वन साइड ही होगा, मतलब नियंत्रित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नियंत्रण में आ जाएगा। तो नियंत्रक काम होता है नियंत्रित करना। तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बोरॉन का। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बोरॉन का। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O का। ग्रेफाइट और D2O का। ग्रेफाइट और D2O का। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। यहां से रिलेटेड और भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछेगा तारापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। काकरापर कहाँ स्थित है? गुजरात में।
नरौरा आपको बता दें कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। काकरापर कहाँ स्थित है, गुजरात में। तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। एक है कलपक्कम और एक है कुडनकुलम, ये दोनों कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो आप इसको याद रखिए, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि तारापुर कहाँ स्थित है, काकरापर कहाँ स्थित है। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र कौन सा है, तारापुर। किस देश के सहयोग से बनाया गया, यूएस के सहयोग से बनाया गया। कब बनाया गया, 1972 में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, हृदय रोग। ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग कहने का मतलब टीबी होता है। और देखिए यहाँ पे जो दे रहा है शोथ, शोथ का मतलब होता है सूजन, सूजन मतलब जिसमें हाथ पांव जो फूल जाता है उसी को बोलते हैं शोथ। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका रहा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था, विनियमन अधिनियम 1773, जिसको मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, चलाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1909 से क्या पूछेगा प्रश्न, मार्लो मिंटो सुधार कब आया, 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। तो आप इसको याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। विनियमन अधिनियम 1773, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग को। लेकिन प्रश्न पूछा बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से प्रश्न को सुनिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से अगर आप प्रश्न को हल नहीं करिए तो गलत होना 100% है। एक प्रश्न पूछेगा गवर्नर और एक प्रश्न पूछेगा गवर्नर जनरल। सिर्फ अगर गवर्नर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे सिर्फ गवर्नर के बारे में पूछा जाता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन प्रश्न पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न चलता है, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, बी आर अम्बेडकर। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के जननी जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप इसको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो आप इसको याद, सत्यजीत रे, एक साइंस से रिलेटेड यानी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। देखिए भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछेगा, पूना पैक्ट के बारे में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में। किसके किसके बीच हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तो हम यहाँ ए और एम लिख दे रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। कहाँ हुआ था, पुणे के येरबदा जेल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होता, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रश्न पूछेगा अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। एक प्रश्न पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम, या तो प्रथम पूछेगा या प्रश्न पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होना 100% है। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न चलते हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र से संबंधित था? कृषि से संबंधित था। तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा यह पुरस्कार? कृषि एवं पर्यावरण में। कृषि एवं पर्यावरण में। तो यहां से प्रश्न पूछा हरित क्रांति के जनक, सिर्फ हमें क्या पूछ रहे हैं आपसे? हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। क्योंकि हरित क्रांति के जनक कहने का मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, पूरा विश्व में के बारे में बात कर रहा है। प्रश्न पूछेगा हरित क्रांति के जनक, तो आंसर क्या मारिएगा? नॉर्मन बोरलॉग। देखिए यहां से दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, कंफ्यूजन को हम दूर कर दे रहे हैं। एक प्रश्न पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, यानी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में नॉर्मन बोरलॉग नहीं रहेगा तो क्या मारेगा? एमएस स्वामीनाथन, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में अगर प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। लेकिन प्रश्न सिर्फ ये पूछेगा हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो दोनों प्रश्न समझ गए होंगे और ऑप्शन के हिसाब से भी मारना है। अगर सिर्फ प्रश्न ने पूछ दिया कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। इनमें से कोई आंसर नहीं मारना है। तब ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्राशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? प्राशांतक नाम क्या? प्राशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर। तो किसके लिए दिया जाता है? चिंता। ऑप्शन नंबर बी। डायरिया किससे होगा? तो डायरिया हो जाएगा यही गंदगी से। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। कैंसर, तो कैंसर त्वचा कैंसर भी होता है और खून में भी कैंसर होता है। कैंसर बहुत प्रकार का होता है, तो ये कैंसर याद रखिएगा। मधुमेह रोग आपसे पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? मौसम के पूर्वानुमान। जैसे आप सुन लेते हैं कि पेपर में क्या होता है, 2 दिन पहले ही छाप के आ जाता है कि फलना तारीख को बारिश होने वाला है या फलना तारीख को मौसम इस तरह का रहेगा। तो ये किससे पता चलता है? ये सैटेलाइट के द्वारा पता किया जाता है, यानी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान में। मौसम के पूर्वानुमान में। नेक्स्ट है कि इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? देखिए इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता कि यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेज के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसरो यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। और इसरो का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता क्या है कि यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। IPBES का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए। और बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या होगा, जल, उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी, उसके बाद क्या होगा, डाइवर्सिटी। यानी इस तरह से याद रखना, सबसे पहले जल है, उस पर क्या बना, मतलब पृथ्वी यानी थल। तो थल पे क्या होगा, जीव जंतु पेड़ पौधा अनेकों प्रकार का पाया जाएगा, यानी विविधता। तो सबसे पहले क्या आता है, मार्च, यानी 22 मार्च को जल दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस। इस तरह से आपको याद रखना है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, 17 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न सारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिए होंगे। तो वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद, मतलब आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, या वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, या जो भी मतलब कमी लगता है आप लोग को, तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस कमी को पूरा किया जाएगा। क्योंकि जब तक आप फीडबैक अपना नहीं दीजिएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि वीडियो में क्या कमी है। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, यानी आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।